देखिए, एकदम होना चाहिए। समाज में सोशल इक्वेशन के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके साथ साथ कोई भी पार्टी चाहती है विनेबल कैंडिडेट हो। विनेबिलिटी फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोगों को हम लोग जो है मौका दें। और शुरू से ही हम लोगों ने कहा है, ये ए टू जेड की पार्टी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जो है वो सुर और राग अलाप रही है कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए कांग्रेस का तो पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और जो सीटें उन्होंने जीती, तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट के हिसाब से कांग्रेस की सीटें घट जाती है इस बार। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने आज सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव इन दिनों अररिया में है। अररिया में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर है और उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाया गया और जो जातियां हैं उनको क्या उस हिसाब से उनको टिकट मिलनी चाहिए, तेजस्वी यादव ने कह दिया है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तो होनी ही चाहिए और हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और टिकट भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है कि जो लोग हैं उनको उसी हिसाब से टिकट भी मिलेगा। यह बात आज अररिया में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है किस तरीके से टिकट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। तेजस्वी यादव इस बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और क्या एनडीए में कोई चेहरा होगा या नहीं, क्योंकि इस पर अमित शाह ने खुद जो है क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को लेकर अररिया में क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं हैं। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो हम लोग यहाँ आज अररिया आए हैं और यहाँ संवाद होगा लोगों से और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कमी होगी संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी कमी होगी उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, कमी को दूर करेंगे और एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग जो है बिहार में जो भी चुनौतियां हैं फिरका प्रस्त शक्तियों के आगे, उसको हम लोग करारा जवाब देने में कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि सत्ता से भी बेदखल करेंगे। और कुछ सवाल? जी सवाल ये था कि आप जो है अभी मजबूत तौर पे बिहार में विपक्ष में है, लेकिन जब आप 5 साल के लिए सत्ता में आएंगे तो आपको आपका इंडस्ट्री को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, इंडस्ट्री को लेकर तो आपको तो पता ही, जब 17 महीने हम लोग उप मुख्यमंत्री रहे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी हमारे ही समीर महासेठ मंत्री थे आरजेडी से। 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके MOU साइन कराया, जो बिहार में पहले ऐसा कभी नहीं था।
उसके बाद ठीक चाचा जो हैं वो पलट गए। तो हम लोग तो हर एक जोर पे कोशिश किए। आप देखिएगा आईटी डिपार्टमेंट हमारे पास था, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हम लोगों के पास था, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा टूरिज़्म मेरे पास ही था, टूरिज़्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 20 साल से इन लोगों को पता ही नहीं था कि नौकरी भी देना है, पॉलिसीज़ भी बनानी है। आईटी पॉलिसी से लेके टूरिज़्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो ऐसी बनी है कि जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल जो जीत के ला रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का जो है हम लोगों ने नौकरी का प्रावधान ही नहीं किया, बल्कि ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण किया। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, जो खेला, जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। और ख़ास तौर पे जो सीमांचल का जो इलाका है, गरीब इलाका है, हमेशा से जो है यहाँ की मौजूदा सरकार ने जो है नेगलेक्ट करने का काम किया है। अभी पिछले बार ही जब बाढ़ आई थी तो केंद्र सरकार ने क्या मदद की? कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई पैकेज अगर दिया हो बाढ़ को लेकर के या सीमांचल के विकास को लेकर के, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये हम लोगों के एजेंडे में ये भी है कि सीमांचल के विकास के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि सीमांचल के विकास और प्रगति में गति बढ़े, यहाँ के लोग तरक्की करें और सीमांचल का इलाका जो है आगे बढ़े। क्योंकि इस एरिया से ज़्यादातर हम लोग देखते भी हैं पलायन भी बहुत ज़्यादा, गरीबी है, बेरोज़गारी है। तो इन मसलों पर जो है हम लोग जो है सीमांचल को लेकर के हम लोग काम करेंगे। और जैसा अभी जो ग्राउंड रूट के जो हमारे वर्कर जैसा फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार, क्योंकि सारे ब्लॉक कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसके लोग ना आए हों, तो सभी जानकारी इकट्ठा करके उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। सर एक सवाल है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, शाहनवाज जी बगल में बैठे हैं, बहुत क्लोज फाइट हुआ, आप हारने का कारण क्या समझते हैं? देखिए, अब इसका विश्लेषण तो हम लोग इंटरनली हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से जो है यहाँ हार हुई है। और इसको देखते हुए हम लोग जो है कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस चीज़ों को जो है सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। हमें कारण पता है और उस हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो स्पष्ट कर चुके हैं। जितना देखिए, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक जो हमारा जो ढांचा है, इसके विरोध में है ये। और कहीं से भी जो है ये भाजपा के लोग जो हैं अभी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी, परसों बात करेंगे वन नेशन वन लीडर। ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है, संविधान को तो मानना ही नहीं चाहता। इससे जितने क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अलग अलग राज्यों में चल रहा, तो उस क्षेत्र के इशू पे चल रहा है, उन राज्यों के इश्यूज़ पे जो है वो चुनाव हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन तो टीटीएम है मोदी जी का, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाला, जो बाय इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकता, जो 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद रखी जाए। और आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो एक लौता राज्य होता है जहाँ चुनाव हो रहा होता है पूरे देश में, मुल्क में, वहाँ एक फेज़ में ये चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। सर आप जो है जो जातीय जनगणना है उसके पुरजोर समर्थक हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीट बंटवारे को लेकर के भी क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी पर बातचीत होगी सर? देखिए, एकदम होना चाहिए। समाज में सोशल इक्वेशन के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसके साथ साथ कोई भी पार्टी चाहती है विनेबल कैंडिडेट हो। विनेबिलिटी फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोगों को हम लोग जो है मौका दें। और शुरू से ही हम लोगों ने कहा है
ये A to Z की पार्टी है, सभी लोगों को मौका मिलेगा। सर आप मुस्लिम बाहुल इलाके में हैं, पिछली बार MIM बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, इस बार आप उसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। सबका पार्टी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। इस बार किसी भी न किसी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगी। सर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए, तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं। आप बताओ, अपनी जनता मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री को इसकी आवश्यकता क्यों है? ये अधिकारियों की लूट की छूट।